हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस क्लास में आ चुका हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में जो है कि मैं एक खास चैप्टर लेकर के आया हूं। एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसके ऊपर जो है कि हम लोगों ने पहले कभी चर्चा नहीं किया था। ओके, आज का यह टॉपिक जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि नरेशन। नरेशन का जो है कि एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, नरेशन जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी छात्रों के लिए। यह चैप्टर खास तौर से 9th 10th 11th 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उनके एग्जाम में जो है कि नरेशन से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने नरेशन को कंप्लीटली नहीं सीखा है तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। आप ग्रांड ग्रामर के इस चैनल पर उपलब्ध नरेशन के चारों भाग के वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, चारों भाग के वीडियो पार्ट्स के वीडियो को आप देखिए और आप कंप्लीट नरेशन को एकदम बारीकी से सीख जाएंगे। ओके, किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो दोस्तों यू कैन कॉल मी डायरेक्टली और यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आई विल गो थ्रू दैट एंड रिप्लाई अकॉर्डिंगली। ओके, तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नरेशन को अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जो है कि नरेशन को आज कंप्लीटली जान जाइएगा। नरेशन होता क्या है। दोस्तों, नरेशन को डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि यह होता क्या है। ओके दोस्तों, देखिए, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच दोनों के डिफिनेशन को समझेंगे और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक चीज को समझते हुए, ताकि नए बंदे भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ डायरेक्ट स्पीच का जो डिफिनेशन है इस प्रकार है। यदि किसी वक्ता के कथन को हूबहू बिना किसी प्रकार का बदलाव किए उसी के शब्दों में दोहराया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यदि किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में दोहरा दिया जाए बिना किसी बदलाव किए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। और आगे क्या कहता है, डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रखा जाता है। ओके, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है छोटा सा, ही सेस। आप देख रहे हैं यहां से इन्वर्टेड कॉमा हमारा स्टार्ट हो रहा है। आई सेल गो टू स्कूल, वापस यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जो है कि आपका क्लोज हो जा रहा है। ओके, फुल स्टॉप है, देन आपका इन्वर्टेड कॉमा है। यह जो कथन है, यह कथन किसका है? वक्ता का कथन है, जिसको जो है कि हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एज इट इज रखा है, जो उन्होंने कहा था। जो कथन जो है कि उसके मुंह से निकला था या जो उन्होंने कहना चाहा या कहा था, उस चीज को जो है कि हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है। और यह जो स्टाइल है, यह जो तरीका है, हमें डायरेक्ट स्पीच को लिखने का तरीका है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर यह समझ में आया होगा। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, डायरेक्ट स्पीच, यदि किसी वक्ता के कथन को हूबहू बिना किसी बदलाव किए, ओके, बिना किसी प्रकार का बदलाव किए उसी के शब्दों में एज इट इज मतलब दोहरा दिया जाए या दोहराया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। ओके, और इनको लिखा कहा जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा जाएगा। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, ही सेस इन्वर्टेड कॉमा आई शेल गो टू स्कूल। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है? आई शेल गो टू स्कूल। यह जो है आपका कथन है, किसका? वक्ता का कथन है। जो भी वक्ता है इसका, उस वक्ता का कथन क्या है? आई शेल गो टू स्कूल, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बकायदा लिखा हुआ है। यह क्या है? आपका डायरेक्ट स्पीच है। अगला है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या करता है। दोस्तों, अब यहां पे देखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच क्या करता है। यदि किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में न दोहरा करके उसके सारांश को या उसके अर्थ को आप कह सकते हैं अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, क्या किया जाए? अपने शब्दों में अपने तरीके से व्यक्त किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ओके, क्या कहता है आपका यह कथन इनडायरेक्ट स्पीच का? यदि किसी वक्ता इनडायरेक्ट स्पीच आपका क्या कहता है? यदि किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में ना दोहरा करके अगर उसके सारांश को या उसके कथन के अर्थ को अगर हम अपने शब्दों में दोहराते हैं या व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ओके, एक एग्जांपल लिया है, ही सेस। ओके,
इन्वर्टेड कॉमा यहां चालू हो रहा है, आई शेल गो टू स्कूल। ओके, पहले भी मैंने इसी एग्जांपल को लिया था डायरेक्ट स्पीच को दर्शाने के लिए। ओके, यह फर्स्ट वाला जो लाइन है आपका, यह डायरेक्ट स्पीच है। मैं यहाँ पे डी से इंडिकेट कर रहा हूं। सेकेंड वाला जो है कि आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, मैं इसे आईडी से इंडिकेट कर रहा हूं। ओके, डायरेक्ट में आपका क्या है, ही सेज इन्वर्टेड कॉमा आई शेल गो टू स्कूल। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसी सेंटेंस को जब अपने शब्दों में हम बयां करते हैं तो हमने क्या बनाया है, ही सेज दैट। यहां पे एक नया चीज ऐड हो गया है, आपका इन्वर्टेड कॉमा निकल चुका है। ओके, ही विल गो टू स्कूल। एक सिंगल सेंटेंस में हमने क्या किया है, इन दोनों सेंटेंस को, ही सेज इन्वर्टेड कॉमा में एक सेंटेंस है आपका आई शैल गो टू स्कूल। ओके, इन दोनों सेंटेंस को क्या किया हमने, एक सिंगल सेंटेंस में व्यक्त कर दिया है अपने शब्दों में, और यह सेंटेंस बनता है ही सेज दैट ही विल गो टू स्कूल। ओके, मतलब सेम है, मतलब जो है सेम है, लेकिन यह क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, किसका, वक्ता का। यह अब जो है कि वक्ता का स्टेटमेंट नहीं रह चुका है, यह जो है अब हमारा कथन हो चुका है। अब जो है कि कहने वाले का यह स्टेटमेंट बन चुका है, क्योंकि हमने उनके शब्दों को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है, इसलिए अब यह डायरेक्ट स्पीच ना होकर के इनडायरेक्ट स्पीच बन चुका है। ओके, तो दोस्तों यह जो इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाया जाता है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। यह हवे में नहीं बनता है, या अपने मर्जी से आप नहीं बना सकते हैं। हिंदी में तो बहुत आसान होता है, दोनों सेंटेंस के बीच में जो है कि की लगा देते हैं, क हर्षिकार की, और ज्वाइंट कर देते हैं, आपका जो है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाता है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कतई नहीं है। देयर आर मेनी रूल्स जिसको हमें जो है कि फॉलो करना होगा और समझना होगा, तब जाके हम सही सही नरेशन को सीख पाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इसे सीखना चाहेंगे। अगर इस चैप्टर को आप पूरा समझना चाहते हैं तो इसके चारों पार्ट के वीडियो को एक एक करके देखिएगा। 4 पार्ट का यह वीडियो है, यह पार्ट 1 है। पार्ट 1 की वीडियो में दोस्तों इंट्रोडक्शन लेकर के आया हूं, और इसमें कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि नरेशन को कैसे समझा जाए, इसमें क्या क्या चीजें होती है जिसे नरेशन को सीखने से पहले जान लेना जरूरी होता है। दोस्तों, जैसे कि 2 टॉपिक को मैंने अब तक फिनिश किया है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये दोनों जानना जरूरी था। आगे हम बढ़ते हैं और भी कुछ चीजों को जानेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हम सीखेंगे और उसके रूल्स को भी जानेंगे। ओके, पार्ट्स ऑफ नरेशन हमारा जो है कि अगला टॉपिक है, और इस पार्ट्स ऑफ नरेशन के अंदर जो है कि आता है नंबर 1 पर रिपोर्टिंग वर्ब। टोटल इसमें 3 चीजें आती है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टेड वर्ब या वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यू कैन से। 3 चीजों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, नंबर 1 है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वाक्य रहता है उसके वर्ब को, किसके वर्ब को, जो सेंटेंस जो है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहते हैं उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ओके, एग्जांपल में देखिए, ही सेज, ये जो पार्ट है आपका, इन्वर्टेड कॉमा तो यहां लगा हुआ है। ओके, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है ये वाला पार्ट, लेकिन यह जो पार्ट है आपका इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का पार्ट है। ओके, हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, इस पार्ट की बात कर रही हैं, ही सेज। इस पार्ट में ही सेज, ये जो है आपका वर्ब है, मतलब सेज जो है आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, बहुत आसान है, इस पार्ट को दिमाग में बैठा लीजिए, समझ लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यह जो है आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में, इस वाक्य में जो वर्ब यूज किया गया है, ओके, प्रयुक्त किया गया है, सेज, दिस इज नथिंग बट योर रिपोर्टिंग वर्ब। वेरी सिंपल। अगला टॉपिक है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अगला पार्ट्स है रिपोर्टेड स्पीच एंड वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों यहां देखिए, जो वाक्य
जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ओके, जो वक्ता होता है, वक्ता के कथन को हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही सेज, ओके, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रेडी। ओके, यहां फुल स्टॉप है, देन आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। यह जो पार्ट है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ओके, अगला जो है आपका टॉपिक वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। सिंपल सा है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगला टॉपिक था क्या, रिपोर्टेड स्पीच। यहां वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब होगा, उसी के वर्ब को जो है कि यहाँ पे हम रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कहते हैं या वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने नरेशन का एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, दोनों का डिफिनेशन अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल हमने समझाने का प्रयास किया है। और नरेशन के पार्ट्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, ओके, उसको जो है कि हमने समझने का प्रयास किया है एग्जाम्पल के साथ में। नंबर 1 में मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 2 आप यहां पे देख पा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच है। नंबर 3 है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इन 3 चीजों को समझ लेने के बाद में मुझे लगता है कि नरेशन क्या होता है एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आ गया है। आप सिर्फ हमारा 4 वीडियो देखिए, आपका नरेशन जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नरेशन का ABCD भी नहीं जानते होंगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, सिर्फ 4 वीडियो ग्रांड ग्रामर के इस चैनल पे आकर के देखिए। 4 पार्ट में इसका वीडियो जो है कि उपलब्ध है। आप 100% नरेशन को समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। बड़े से बड़े सेंटेंस का जो है कि आप बहुत आसानी से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।